नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं और आपका सब्जेक्ट है भूगोल यानी कि जियोग्राफी, तो आपको उसमें पढ़ना पड़ता है फिजिकल जियोग्राफी के बारे में यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है यानी सिलेबस डिस्कशन भी मैं कर लूंगा इसी वीडियो में, और साथ ही साथ में चैप्टर नंबर 1 को आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 कहना उचित ना होगा, पूरी की पूरी इकाई एक समझने का प्रयास आज के वीडियो के माध्यम से मेरा रहेगा। कंप्लीट यूनिट आपको बताऊंगा। एक इकाई में दोस्तों कम से कम 4 से 5 चैप्टर, और यहां पर कम से कम 5 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ही बारीकी के साथ बहुत सारी चीजों को एक ही वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। और अब की बार का जो नोट्स तैयार किया गया है वो हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। कैसे नोट्स प्राप्त करना है यह भी आपको बताऊंगा। बहुत ही कम फीस में आपको बैच ज्वाइन करना है। बहुत ही कम फीस आपके लिए, मात्र 100 रुपए फीस में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर। और अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड का इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो 150 रुपए में सभी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का नहीं, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा और सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी के इकाई संख्या 1 के बारे में विस्तार से सरल भाषा में हम अध्ययन करेंगे और हैंड रिटन नोट्स के साथ। 27-28 का यह बैच है। 29 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2029 में परीक्षा दे रहे हैं तब भी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस वीडियो की कि अब की बार जो आपके लिए व्यवस्था की गई दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे हैं। यानी अगर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आप उत्तर देंगे तब भी आपके लिए बेटर रहेगा ये क्लास। साथ ही साथ में यूनिट के लास्ट में हमने 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट रखी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो इकाई संख्या 1 से इंपॉर्टेंट है, बनने वाले प्रश्न है, परीक्षा में आ सकते हैं, उनको मैंने रखा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका होगा और बहुत ही धाकड़ अंदाज में मैं चीजों को बताने वाला हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हमारे 2 चैनल और है, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर और एक का नाम है बीए करिकुलर। उन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस के बारे में। फिर इसके बाद में सिलेबस को मैं तीव्र गति से आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जियोग्राफी आपका एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, यानी इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर भौतिक भूगोल का यह क्वेश्चन पेपर है। 75 नंबर का आपका पेपर होता है और 25 नंबर आपको मिलते हैं दोस्तों आपके कॉलेज से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपको मैं चीजों को बताने का प्रयास करता हूं। इकाई संख्या 1 की अगर बात करें, यहाँ व्याख्यानों का नंबर हटा दीजिए। ठीक है, इकाई संख्या 1, इकाई संख्या 1 में दोस्तों आपको पढ़ना होता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। बेसिकली भौतिक भूगोल की केवल प्रकृति ही नहीं, भौतिक भूगोल का परिभाषा, अर्थ, विषय क्षेत्र और इसका नेचर, इसका महत्व क्या है, सब कुछ देखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड क्या है, सौरमंडल क्या है, पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के कैसे हुई, इसके सिद्धांत क्या क्या है, भारतीय संदर्भों के विशेष उल्लेख सहित भूवैज्ञानिक कालमापनी तथा पृथ्वी का आंतरिक भाग हम सब देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी आपको पढ़नी है इसी यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत। कोशिश रहेगी कि पूरा इसको मैं कवर करूं, लेकिन अगर जो है जितना भी हो पाएगा मैं पढ़ाऊंगा, कोशिश है कि पूरा कंप्लीट करूं। दूसरी यूनिट में महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति, समसामयिकता, भूकंप तथा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। भूकालीन जो रेखाएं हैं उनके बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना, ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। सभी का आपके लिए नोट्स ऐसे हैंड रिटन तैयार किए जा रहे हैं। अभी नोट्स की क्वालिटी में आपको दिखा रहा हूं, तो सिलेबस है। शैल यानी पत्थर क्या होता है, शैल विकृति, भंग, भ्रंश, अपक्षय, अपर्दन, डेविस और पेंक के अनुसार। डेविस और पेंक ने अपक्षय और अपर्दन के बारे में बढ़िया अवधारणा दी है। अपर्दन चक्र की बात करिए, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी डिस्कस करूंगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि आज हम यूनिट नंबर 1 को ही डिस्कस करेंगे। इकाई 4 में नदिये, क्रास्ट, नदी, ठीक है, क्रास्ट, पवनजन्य, हिमानी तथा तटीय स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि नदी के द्वारा जो स्थलों बनते हैं, क्रास्ट के द्वारा, पवन के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा और तट के द्वारा जो स्थलों का निर्माण होता है उसके बारे में। इकाई 5 में वायुमंडल की संरचना तथा संगठन, सौर विकिरण के बारे में, वायुमंडलीय दाब और हवाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई 6 में वायु राशियों के बारे में और तमाम प्रकार के चक्रवात, प्रतिचक्रवात, आर्द्रता क्या है, वर्षण क्या होता है, वर्षा का प्रकार, इन सभी चीजों पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, इकाई नंबर 7 में दोस्तों महासागरों, महासागरीय तल,
और उसका समुद्री जल का संगठन, तापमान, महासागरीय जल को परिसंचरण, तो जो तरंगे होती हैं, धाराएं होती हैं, ज्वार भाटा जो उठता है, समुद्री निक्षेप, मूंगा की चट्टानें होती हैं, एटोल्स, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई 8 में जैवमंडल, जैविक उत्तराधिकार, जीवमंडल, प्राणी भौगोलिक प्रदेश तथा विश्व के भौगोलिक प्रदेश, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 1 का नोट्स, आप देखें किस तरीके से, कितनी उच्च क्वालिटी का नोट्स आपके लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा अगर आप फीस जमा करते हैं। ऐसे ही नहीं, आप देखेंगे जैसे कि परिभाषा है तो 2-3-4 चार विद्वानों के अनुसार परिभाषा आपकी, ठीक है। फिर इसे इसका अध्ययन का क्या महत्व है, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही साथ में आपके 3 चैनल, शुक्ला स्टडी पॉइंट जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है, ठीक है। को करिकुलर मास्टर, इस पर आपकी को करिकुलर की तैयारी होती है, बीए करेक्टर, ये सारे चैनल आप ही के हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों, ये देखिए उच्च क्वालिटी के नोट्स हैं। आपको यहाँ पर जैसे जहां पर भी चित्र बनाने की बात होगी वहां पर चित्र के लिए भी आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ आपको ये एक एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बिग बैंग थ्योरी से लेकर के सारी थ्योरी को आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल का चित्र आप यहाँ पर पूरा देख पाएंगे, ठीक है। सूर्य की संरचना आप देख पाएंगे और इस तरीके से पूरे नवग्रह के बारे में, इसकी क्वालिटी ये क्या क्या है, सब कुछ आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो तमाम प्रकार के सिद्धांत है, निहारिका सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत, तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप सब चीजों को देख पा रहे होंगे, तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे। ये आप देखेंगे किस तरीके से पूरी जानकारी आपको मिलेगी, भूवैज्ञानिक मपनी, और फिर उसके बाद में जो भूवैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं, गोंडवाना लैंड, और ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवाश्म कैसे कैसे मिले, सभी के चित्र के साथ आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को लेकर के यहाँ पर पूरा चित्र, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है दोस्तों, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी, सब कुछ मिलेगा। और लास्ट में फिर हम यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यूनिट नंबर 1 के उसमें भौतिक भूगोल आखिरकार है क्या, जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो क्या है आखिरकार, ठीक है। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इसका पूरे ये यूनिट नंबर 1 का नोट्स है, यूनिट नंबर 2 का भी ऐसे नोट्स है, 3 का, 4 का, सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको कैसे प्राप्त होगा नोट्स, आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। 9984 039 139 इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस आपको करना है, कुछ नहीं, बस अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, और आप किस सेमेस्टर में पढ़ते हैं अपने सेमेस्टर का नाम। जिस फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आपने एडमिशन लिया है आप लिख करके भेज देंगे। दोस्तों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूं और शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका एक वैध चैनल है। तो ऐसा नहीं कि आप एसएमएस करेंगे और आप फीस जमा कर देंगे फिर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि मुझे पता है साइबर चीजें तमाम सारी चल रही मार्केट में, लेकिन ये एक प्रकार से अथॉराइज्ड चैनल है। और ये नंबर जो इस पर आप एसएमएस करेंगे, मेरा ही नंबर है, तो इस पर आपको एसएमएस कर देना है। और मात्र 100 रुपए फीस, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। देखिए दोस्तों, 100 या 150 रुपए, इससे ऊपर मैं कोर्स नहीं बनाया हूं। तो अगर इससे ऊपर कोई बात होती तो यानी कि मैं नहीं हूं, साफ साफ बात, यानी कि इस नंबर पर आप एसएमएस करना, यही नंबर 9984 039 139। एक मेरा पुराना नंबर भी चल रहा होगा 9161 वाला, पुरानी वीडियोस में दिया गया है, उस पर भी एसएमएस करेंगे तो भी मेरे पास आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये नंबर, इस नंबर पर अधिकतर आप इस नंबर पर एसएमएस करें, ये नया नंबर है, इस पर तुरंत आपको बताया जाएगा। जैसे आप इस पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस में आपको पूरा, यानी 6 मतलब की फर्स्ट सेमेस्टर, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, प्रथम सेमेस्टर का पेपर आपका कब होगा, नवंबर लास्ट दिसंबर, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में आपका पेपर होगा, जनवरी तक कुछ विश्वविद्यालय का पेपर जा सकते हैं। तो आपको सभी विश्वविद्यालय के सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा। जैसे कि आप जैसे जुड़ेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास जब होगी तो उसकी लिंक भी जाती रहेगी, तमाम सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता रहेगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी यूनिट के 8 इकाइयों के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, हैंड रिटन, जिस क्वालिटी में मैंने आपको दिखाया है, और हर नोट्स के नीचे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर पिछले साल के, लिखित टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के साथ, सब कुछ आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। जैसे ज्योग्राफी के साथ आपका हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट आपका वो भी,
और को करिकुलर कोर्स जो आपका होता है उसकी भी पूरी तैयारी आपको यहाँ पर हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर का, यानी कि एक फर्स्ट ईयर में दोस्तों एक साल में 2 बार पेपर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका होगा दिसंबर में और सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा आपका जो है मई और जून में। तो दोनों सेमेस्टर का फीस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस वैसे तो आपकी 200 रुपए हो जाती है एक साल तक की, लेकिन आपके लिए केवल 150 रुपए रखी गई। यानी कि अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इकट्ठा फीस जमा करते हैं दोनों सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की फीस मात्र और मात्र 150 रुपए, तो आपकी 50 रुपए की बचत होती है। 200 रुपए नहीं ना लग करके इकट्ठा फीस जमा करने पर केवल 150 रुपए लगते हैं। तो जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं, या फीस जैसे आप बहुत सारे बच्चे वो नहीं चलाते ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता है तो आप उससे फीस जमा करवा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं और आराम से जो है जुड़ सकते हैं। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा एक जगह मिलेगा, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं दोस्तों, और ना कहीं अलग जाने की जरूरत पड़ेगी। किताब और सीरीज खरीदने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना कंटेंट दे दूंगा, इतना नोट्स दे दूंगा कि आपको बुक और उसमें नहीं मिल पाएगा उतना कंटेंट, और उसमें समझ नहीं पाओगे। कंटेंट तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा लेकिन समझ नहीं पाओगे। एक सब्जेक्ट की किताब आप लेंगे कम से कम 200 रुपए 250 रुपए की किताब आती है। 4 सब्जेक्ट की किताब लेंगे कम से कम 800 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे किताब लेने में। एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की आती है, 4 सब्जेक्ट की सीरीज दोस्तों 240 रुपए की सीरीज, लगभग में 250 की सीरीज आपकी जाती है एक सेमेस्टर में। और 2 सेमेस्टर में देखेंगे तो आपकी 300 की सीरीज चली जाएगी, मतलब की सॉरी 500 की सीरीज चली जाएगी, 1600 की किताब चली जाएगी। तो इतने पैसे आप खर्च करेंगे, ये पैसे आपके जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके पैसे बच जाते हैं। कैसे बचते हैं? क्योंकि आप मात्र 150 रुपए फीस में एक साल तक पढ़ते हैं और सभी सब्जेक्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि को करिकुलर की परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की, उसका आपको कम से कम 10% आपको मिल जाता है आंसर शीट के साथ। पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाते हैं। आपको आइडिया पूरा हो जाता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाएंगे ग्रुप में सभी सब्जेक्ट के, आप जुड़ जाइए बस, ठीक है। बस इतना करना है आपको, एसएमएस करके अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम बता देने हैं और आपको फीस जमा करवा देना है। आप खुद जमा करें, किसी दूसरे से जमा करवा दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और सब कुछ फिर उसके बाद में आप फ्री हो जाइए, आराम से जो ग्रुप में जाता रहे आप उसको पढ़ते रहिए, बस केवल पढ़ते रहिए। मुझ पर विश्वास कीजिए, परीक्षा के अंतिम समय में मैराथन क्लास, महा मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण इकाई को 1-1, 2-2 वीडियो के माध्यम से कवर कर देता हूं। तो घबराने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मेरी पुरानी कक्षाएं जो है 2026-27 वाली क्लास, उसको देखते रहिएगा, वो भी बहुत बेस्ट है आपके लिए। अब देखें, भौतिक भूगोल का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक तत्वों, उनकी संरचना, वितरण, कारण तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके? भूगोल। भूगोल सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये एक प्रकार से 2 भूगोल आपको देखने को मिलेंगे। 2 पार्ट इसके बहुत ज्यादा फेमस है, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और भौतिक भूगोल जो आप इस सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में दोस्तों आपको क्या पढ़ना पड़ता है? पृथ्वी की जो प्राकृतिक तत्व है उनके बारे में, जैव मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, इन सभी के बारे में, और किस कैसे जो है संरचना है पृथ्वी की, उसके बारे में, उस पर क्या कैसे कैसे फैलाव, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर मैदान है, नदियां हैं तो कैसे नदी बहती है, नदियों के द्वारा क्या स्थलाकृति बनती है, हवा चलती है तो क्यों चलती है, कैसे चलती, पानी बरसता है तो कैसे बरसता है, सब कुछ जानकारी आप जो है भौतिक भूगोल के माध्यम से जानते। चक्रवात आता है, समुद्र में तूफान उठता है, तो ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाती भौतिक भूगोल से। तो भौतिक भूगोल में जो है कैसे घटनाएं घटित होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, और कौन सी घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, सब कुछ इसमें पता चल जाता है। अब परिभाषाओं को देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे परिभाषा। डॉक्टर HR हेंटिस कहते हैं कि भौतिक भूगोल प्रकृति के भौतिक वातावरण तथा उसकी प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ठीक है। प्रोफेसर WM डेविस कहते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक रूपों और गतियों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ठीक है। क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है, क्लियर। प्रोफेसर डॉली कहते हैं कि भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण तथा उनमें पाई जाने वाली प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर प्रोफेसर AJ हाबर्ट कहते हैं कि भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना, उत्पत्ति तथा विकास को समझने का प्रयास करता है। एक आध चीज थोड़ा सा अगर गलत लिख गया हो तो उसके लिए आप इसको सही कर लीजिएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से भौतिक भूगोल बेसिकली जो मैंने आपको बताया एक सरल भाषा में समझो। विद्वानों की परिभाषाओं को एक आध दो विद्वानों की परिभाषा आप याद करके लिख दीजिएगा और एग्जाम में आराम से आपको नंबर मिल जाता है। तो यह लिख लीजिएगा। तो भौतिक भूगोल में क्या होता है, जो भौतिक भूगोल का जो पृथ्वी का पर्यावरण है जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है, उसमें आप देखिए तमाम प्रकार की, जैसे पृथ्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है। अब सौर मंडल में जो ग्रह हैं, सौर पूरे ग्रहों के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। फिर उसमें आप देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की बाह्य संरचना में समुद्र है तो समुद्र में मलबा होता है, तो समुद्र तल में जो निक्षेप है उसके बारे में मैंने उसमें बताया। तो यही सब चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं और इन्हीं सब की सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है ये। इसके अध्ययन का महत्व हेडिंग डालेंगे, भौतिक भूगोल के अध्ययन का महत्व। पहला महत्व यह है कि यह हमें पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना, जो नेचुरल संरचना है, पृथ्वी कैसे बनी, आज से 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी कैसे रही थी और उसके पूरी प्रक्रिया कैसे रही, किस तरीके से पृथ्वी बनी, तो प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है भौतिक भूगोल हमको, कि नहीं पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना कैसी थी, है और कैसी होगी आगे। दूसरी बात, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए उपयोगी है जो है भौतिक भूगोल। इसके अलावा मानव जीवन और पर्यावरण के बीच संतुलन भी स्थापित करता है भौतिक भूगोल। इसके अलावा आपदा कोई आती है, जैसे भूकंप आता है, तो भूकंप क्यों आता है, भूकंप से कैसे बचा जाए, भूकंप किन किन क्षेत्रों में ज्यादा आ सकता है, इन चीजों को भौतिक भूगोल के माध्यम से ही जान पाते हैं हम। ज्वालामुखी की क्रिया क्या है, ज्वालामुखी कैसे आती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, सब कुछ विस्तार से देखेंगे। बाढ़, बाढ़ कैसे आती है, कब आती है, ठीक है, बाढ़ क्यों आती है, सब कुछ जानकारी, इन सभी को समझने में भौतिक भूगोल ही हमारी मदद करता है। इसके अलावा भौगोलिक ज्ञान के आधार पर योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है कौन, भौतिक भूगोल, ठीक है। यहाँ पर ज्ञा के स्थान पर झा लिख जा रहा है तो इसको सही कर लीजिएगा। इसके अलावा यह पृथ्वी की सतह पर जीवन के विकास और विविधता को समझने में मदद करता है कौन, भौतिक भूगोल। बेसिकली कहें हम तो भौतिक भूगोल का संबंध किससे है, पृथ्वी के प्राकृतिक पक्षों से जो पृथ्वी पर पहले से विद्यमान है। जबकि मानव भूगोल जो होगा आगे चल करके सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, उसका संबंध मानव और उसकी गतिविधियों से होता है। मनुष्य काफी हद तक जो गतिविधियां करता है और प्राकृतिक गतिविधियां, दोनों के बीच में जो संबंध होता है उन्हीं का अध्ययन मानव भूगोल में हम करेंगे। लेकिन भौतिक भूगोल में दोस्तों आपको सीधे सीधे जो प्राकृतिक संरचना है, प्राकृतिक जो पक्ष है भौतिक भूगोल का, पृथ्वी का, उसके बारे में भौतिक भूगोल अध्ययन करता है, ठीक है। देखते हैं भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले प्रकृति को समझते हैं, नेचर इसका समझते हैं। नेचर आप फिजिकल जियोग्राफी, बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। देखिए भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी की भौतिक संरचना का, प्राकृतिक तत्वों, उनकी उत्पत्ति, वितरण, परस्पर संबंधों तथा उनसे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट मनुष्य होता है, उसी का अध्ययन करती है। क्या भौतिक भूगोल क्या करता है, भूगोल की एक ऐसी शाखा है जो क्या करती है, पृथ्वी की भौतिक संरचना जो हमको दिखाई पड़ती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसका प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं वो सब, उनकी उत्पत्ति, यानी जैसे पर्वत है तो पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, पहाड़, पर्वत, मैदान कैसे बने, समुद्र, नदियां, झील कैसे बने, डेल्टा, एस्चुरी, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें इसमें आपको आएंगी, कैसे कहां कहां पर मैदान, कहां कहां पर पर्वत, कहां कहां पर नदियां फैली हैं, इन सभी का आपस में क्या संबंध है और मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। चट्टाने बहुत सारी जो है तो उनकी क्वालिटी क्या, उसमें जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। दूसरी बात, यह पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, यानी कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति कैसी है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है कौन, भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल दोस्तों एक वैज्ञानिक विषय वस्तु, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसका संबंध पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना पृथ्वी की, स्थल मंडल, स्थल मंडल में पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटियां, चोटियां, ये सब आ जाती हैं, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल। जैव मंडल में दोस्तों, जैव मंडल में तीनों चीजें आ जाएगी। जैव मंडल में आपका स्थल मंडल भी आ जाएगा, वायुमंडल भी आ जाएगा और जल मंडल भी। जैव मंडल में चूंकि जल में भी जीवन है, स्थल में भी जीवन है और वायु में भी जीवन है, जहां जहां पर भी जीवन है उसी को जैव मंडल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक स्वरूप का होता है। तो इसकी प्रकृति में ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है और कुछ क्षेत्रों में कलात्मक भी है, ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो इसकी प्रकृति को आपने समझ लिया।
अब इसका विषय क्षेत्र समझते हैं, इसके विषय क्षेत्र में स्कोप कहते हैं इसको, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, इसी चीज को यहाँ पर रखा गया। देखिए भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, इसको भौतिक भूगोल का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें निम्नलिखित उप क्षेत्र शामिल है। भौतिक भूगोल का क्षेत्र देखेंगे, पहला क्षेत्र है भू आकृतीय, यानी भू आकृतियां, जियोमार्फोलॉजी। जियोमार्फोलॉजी किसी किसी विश्वविद्यालय में दोस्तों जियोमार्फोलॉजी ही जो है पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो जियोमार्फोलॉजी दोस्तों स्थल रूपों का अध्ययन करता है, जैसे कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मैदान कैसे बना, ठीक है, पठार, घाटी, तट, मरुस्थल, चोटी, इन सभी का निर्माण कैसे हुआ और इन सभी का अध्ययन यहाँ पर आपको करवाया जाता है। दूसरे पॉइंट आप समझें, दूसरा जो पॉइंट आता है जलवायु विज्ञान, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। भौतिक भूगोल का दूसरा जो विषय क्षेत्र है दोस्तों, उसमें आता है क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान। जैसे वायुमंडल की संरचना, जैसे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ठीक है, इन सभी मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितना तापमान किस मंडल का होता है, ये सब चीजें आप जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तापमान के बारे में, वायु दाब यानी जो है विंड प्रेशर जो होता है, ठीक है, एयर प्रेशर, पवन की दिशा कैसी होती है, मानसून वगैरह कैसे आते हैं, वर्षा कैसे होती है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता यानी कि नमी क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम क्लाइमेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। जैसे बारिश होती है, कब धूप निकलेगी, ये सब चीजें, कितना तापमान होगा पृथ्वी का, ये सब चीजें आप अध्ययन करते हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। ये भी भौतिक भूगोल का ही एक भाग है। तीसरा होता है जल विज्ञान, जिसको आप हाइड्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जल मंडल के विभिन्न रूपों का अध्ययन इसमें किया, जैसे कि नदी क्या है, नदी क्या क्या निर्माण करती है, झीलें, समुद्र, हिमनद यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर जो पहाड़ों पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मतलब बर्फ के पहाड़ को हिमनद कहते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे धीरे धीरे करके आपका मतलब जो तापमान होता है वो कम होता जाता है, तो इसीलिए वहां पर बर्फ जम जाते हैं। तो जब आप हिमालय की ऊंची चोटियों पर जब आप जाएंगे तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बर्फ जमी होती है उन पहाड़ों, मोटी मोटी चद्दरें, उसी को ग्लेशियर कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी निकलती है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है चोमायुंगडुंग नाम के ग्लेशियर से। तो तमाम प्रकार के ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है, ठीक है। हिम माने पहाड़, नद माने नदी, ठीक है। हिम माने क्या होता है, जो है क्या, बर्फ, और नद माने नदी, यानी कि जो बर्फ की नदी है उसको हिमनद कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूजल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है वो, उसके बारे में, इन सभी का अध्ययन जो है जल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये भौतिक भूगोल का तीसरा विषय क्षेत्र। चौथा विषय क्षेत्र है दोस्तों मृदा विज्ञान, यानी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी में जैसे मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोइल, ठीक है, मृदा कितने प्रकार की है, इसका वितरण, कहां पर कौन सी मृदा पाई, कहां पर काली मिट्टी, कहां पर गोरी मिट्टी नहीं, कहां पर काली मिट्टी, कहां पर लाल मिट्टी, कहां पर बलुई, कहां पर दोमट, कहां पर बांजर बंगर मिट्टी, कहीं पर कहां पर खादर मिट्टी, ठीक है, कहां पर क्या क्या पाई जाती है, और कौन सी मिट्टी उर्वरक क्षमता में ज्यादा होती है उसके बारे में। जैसे दोमट मिट्टी बढ़िया होती है जो दुआब के इलाकों में पाई जाती है, जैसे कि गंगा यमुना के बीच का जो इलाका होता है उसको दुआब का इलाका कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच के इलाके को दोस्तों दुआब का इलाका कहते हैं। तो दो नदियों के बीच के इलाके में बहुत ज्यादा एक प्रकार से जो है होती है क्या, फसलें, यानी उर्वरक क्षमता वहां की ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे काली मिट्टी, काली मिट्टी जो दोस्तों दक्षिण भारत में पाई जाती है, ज्वालामुखीयता की क्रिया हुई, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसी के लावा के ठंडे होने से, उसके जमने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जहां पर कपास की खेती बहुत बढ़िया की जाती है, ठीक है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर मिट्टी कहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, इन सभी का अध्ययन आप मृदा विज्ञान में करते हैं। ये भी भौतिक भूगोल का ही विषय क्षेत्र है। अगला है दोस्तों जीव भूगोल, यानी कि बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में दोस्तों जो आपकी इकाई नंबर 8 में मैंने आपको बताया था जैव भूगोल, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे पौधों और प्राणियों के वितरण और उनके पर्यावरण के से संबंधों का अध्ययन, यानी कि किस तरीके से पर्यावरण और जीव जंतु आपस में रहते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट है पूरा, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी इसमें आप देख सकते हैं। छठा होता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों में जैसे जल, वन, खनिज, मृदा, ऊर्जा, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इनका उपयोग कैसे किया जाता है, उनको कैसे बचाया जाए, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के लिए इतना जानकारी आपके लिए काफी है। इतना अगर आपने लिख दिया परीक्षा में खूब अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका भौतिक भूगोल का एक बार महत्व समझ लेते हैं कि इसका आखिरकार क्या महत्व है।
देखिए, यह पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना और प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सदुपयोग की योजना बनाने में सहायता करता है भौतिक भूगोल। कृषि, उद्योग, परिवहन, जल, ऊर्जा, इन सभी के विकास में मार्गदर्शन का कार्य भी करता है भौतिक भूगोल। इसके साथ साथ पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन क्षय आदि को समझने में सहायता करता है। इसके अलावा मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाने में अत्यंत उपयोगी है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल प्रकृति और मनुष्य के बीच होने वाले निरंतर संबंधों को समझने की एक चाबी है, एक कुंजी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जो को करिकुलर आपका कोर्स होता है, अनिवार्य पेपर, उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। और बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये भौतिक भूगोल के बारे में कुछ चीजें जो थी मैंने आपको बता दी। ये आपका पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों किसके बारे में। इसमें चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड दोस्तों जो है, ब्रह्मांड में ही सौर मंडल, पृथ्वी, नवग्रह, ये सब आपके ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें दोस्तों, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई देखेंगे। सबसे पहली बात, ब्रह्मांड का अर्थ क्या है। ब्रह्मांड तो जिस अनंत, असीम और अपार अंतरिक्ष में असंख्य तारे, ग्रह, निहारिकाएं, जिसको आप नेबुला कहते हैं, आकाश गंगाएं बहुत सारी, जिसको आप गैलेक्सीज कहते हैं। आकाश गंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी और निहारिका को नेबुला कहा जाता है। और तमाम प्रकार के ग्रह, तमाम प्रकार के तारे, जिनकी गिनती करना असंभव है। जब आप रात में समय, बारिश का मौसम आ गया, नहीं तो आप गर्मी के महीने में कोई व्यक्ति छत पर लेटता हो या बाहर अगर आप लेटते हो, तो आपको आकाश में तमाम प्रकार के तारे दिखाई पड़ते होंगे। उन तारों में एक प्रकार, उन तारों को आप देखते होंगे तो कितने तारे, बहुत सारे तारे, एक एक तारे पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन यहाँ पर आप जो है करते हैं। हालांकि ब्रह्मांड को भाप पाना, नाप पाना बहुत कठिन है। तो वो ब्रह्मांड कैसे बना आखिरकार, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये उसे ब्रह्मांड कहते हैं। यह समय और स्थान दोनों की दृष्टि से अनंत है। यानी ब्रह्मांड अनंत है, इनफाइनाइट है। इसको गिन पाना मुश्किल है, ना इसको जान पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यह अनंत है, इनफाइनाइट है। इसमें असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है। यह निरंतर गतिशील और विस्तारित ही हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की शाखा है। और एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, खगोल विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड के बारे में जानकारी अधिक मात्रा में की जाती है। जियोग्राफी में बस नाम मात्र के लिए अध्ययन किया था कि भाई आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई। और उत्पत्ति इसलिए ब्रह्मांड की हम समझते हैं क्योंकि हमको सौर मंडल की उत्पत्ति से काम है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सिद्धांत होंगे वही सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, और फिर वही आगे चलकर के पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की अगर बात की जाए, ये एक प्रकार से ये एक विद्वान थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमन थ्योरी। तो जॉर्ज लेमन थ्योरी ने बिग बैंग थ्योरी दी। और जॉर्ज लेमन थ्योरी की बात की जाए तो ये पादरी थे। और मतलब कि ये जैसे कि अपने यहाँ पुजारी होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, ऐसे ही ये पादरी थे जॉर्ज लेमन थ्योरी। इन्होंने एक प्रकार से कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है एक विशाल गोले से हुई है। और उस गोले के बारे में इन्होंने खूब अच्छे तरीके से समझाया। इन्होंने कहा आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा हुई है। लगभग में आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो था दोस्तों, एक अत्यंत घने, गर्म और सूक्ष्म, बहुत ज्यादा घना, एक ऐसा गोला घना, जैसे घनत्व, जैसे आप मान लेते हैं ये रुमाल है दोस्तों। ये रुमाल अगर हमने इसको फैला दिया है, इसको फैला दिया दोस्तों, यानी इसका जो है स्थान ज्यादा हो गया। अब इसी को अगर हम घुमेच देते हैं इसे करके, ये अब देखिए इसका जो है घनत्व बढ़ रहा है। तो घनत्व यानी कोई भी चीज कितनी घनी है। अब ये ब्रह्मांड जो इतना ही घना हो गया, इतना घना गोला हो गया, इतना घना हो गया कि इसके आपस में कण आपस में ही टकराने लगे और एक महाविस्फोट हुआ, फट गया गोला। और फट गया, फिर उसके अंदर तमाम जो है छोटे छोटे कण इधर उधर फैल गए, वही ब्रह्मांड जाकर के बन गया। इन्होंने कहा कि एक जॉर्ज लेमन थ्योरी ने, और उन्हीं के आधार पर आधुनिक विद्वानों ने भी इस बात को माना। और वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो अत्यंत घने और बहुत गर्म गोला था, सूक्ष्म बिंदु, ठीक है, उसके रूप में संकुचित था, एकदम से जकड़ा हुआ था एक ही में पूरा ब्रह्मांड। अचानक क्या हुआ, उसमें महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ उस गोले में।
वह बिंदु अत्यंत तीव्र गति से सभी दिशाओं में फैलने लगा जब विस्फोट हुआ। तो इस विस्फोट के पश्चात पदार्थ तमाम सारे, और उस विस्फोट के बाद में इतनी ऊर्जा निकली जिसके कोई जवाब नहीं। समय और स्थान की उत्पत्ति सब इसी से होना शुरू हो गई। प्रारंभ में उच्च तापमान और दाब की अवस्था रही, यानी पहले बहुत ज्यादा दबाव था, इसका तापमान बहुत अधिक था इसमें, हर एक गोले में। धीरे धीरे शीतलन होने लगा, यानी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, आकाश गंगाएं बनी, तारे बने, ग्रह बने, सौरमंडल बने, सब कुछ बनना शुरू हुआ। बिग बैंग सिद्धांत की जो क्रमिक प्रक्रिया है, इसको इन चित्रों के माध्यम से समझे। सबसे पहले दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, 0 सेकंड, देखिए इसे, ये एक घना गोला था, खूब घना गोला था, एकदम से इतना घना था। अब घना गोला अत्यंत घना और गर्म बिंदु था जिसका महाविस्फोट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, विस्तार की अवस्था। अब जब ये विस्फोट हुआ तब टूटता गया तारा। अब ये तमाम सारे जो है ये कण टूटा तो कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर, आप देखते हैं इधर तमाम सारा फैला हुआ है, तो ये फैल गया ऐसे। ब्रह्मांड अत्यंत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैलने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है फिर क्या हुआ दोस्तों, पदार्थ का निर्माण होना शुरू हुआ। कणों के जुड़ने से हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों का निर्माण हुआ, और इस तरीके से हाइड्रोजन हीलियम, आप सूर्य में भी हाइड्रोजन हीलियम ही आपको मिलेगा। तो फिर इस तरीके से गोले बनने शुरू हो गए, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा चमक रहा था। ऐसे से तमाम सारे कुछ बड़े पिंड, कुछ छोटे पिंड, जो सब अलग हुए थे, उनका निर्माण होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, तारे और आकाशगंगाएं बनी। अब कुछ ग्रेविटी की वजह से, कुछ आकर्षण क्षमता की वजह से क्या हुआ, कुछ चीजें, गैसों के समूह से तारे बने, ग्रह और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ गैसों के समूह। इस तरीके से एक बीच में केंद्र बन गया, उसी के चारों तरफ कुछ घूमने लगा। इस तरीके से पूरा का पूरा क्या बन गया, आकाशगंगाएं बन गई, गैलेक्सी बन गई इस तरीके से। ठीक है, गैलेक्सी का निर्माण हुआ। गैलेक्सी निर्माण के बाद में दोस्तों ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा, मतलब कि होता गया, और इसमें तमाम सारी आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाओं के माध्यम से सौरमंडल का निर्माण हुआ, फिर सूर्य बना। असंख्य सूर्य है दोस्तों, हमारे जैसे जितना हमारा सूर्य चमक रहा है, ऐसे बहुत सारे सूर्य है, बहुत सारे चंद्रमा है, बहुत सारी पृथ्वी होंगी। ठीक है, मतलब कोई यही पृथ्वी नहीं है, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। मात्र एक गैलेक्सी दुग्ध मेखला मंदाकिनी का जो है एकमात्र सौरमंडल है जिस पर हम लोग रहते हैं। सौरमंडल पर एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, उस पर रहते हैं। ठीक है, बहुत भुनगे के समान है। खगोल शास्त्र आप पढ़ने लगेंगे तो चींटी से भी बदतर अवस्था आपकी मतलब की पता चल जाएगी। आप कुछ नहीं उस ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये आप देखें करोड़ों वर्षों के बाद में प्रक्रिया हुई। 3 मिनट देखिए, 0 सेकंड में ये जो है विस्फोट हुआ, 10.-3 सेकंड में ये घटना हुई। इसके बाद में फिर 3 मिनट में ये घटना कंप्लीट हुई। फिर करोड़ों वर्ष के बाद में ऐसा बना। फिर 13.8 अरब वर्ष के बाद में ऐसा जो है बना। वर्तमान में जो ब्रह्मांड हमारे समक्ष है वो इस तरीके से बना। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। जाहिर सी बात है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर के जो बिग बैंग थियरी है, जो सबसे मान्य थियरी है, उसी के बारे में मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे भ्रमित होंगे। हालांकि अभी मैं आगे चलकर कुछ सिद्धांतों के बारे में और चर्चा करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीजें देखने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखिएगा, प्रमुख शब्द जैसे निहारिका, नेबुला कहते हैं। गैस और धूल का विशाल बादल को निहारिका कहते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तारों, गैस, धूल का विशाल समूह जो कि इस शेप में होता है, इस शेप में। ठीक है, ये होता है आपका निहारिका, जिसको सॉरी गैलेक्सी होता है। निहारिका में गैस, धूल का विशाल ये सब मैदान होता है। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स, समस्त पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान का समुच्चय को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में महाविस्फोट। महाविस्फोट का सिद्धांत और बिग बैंग क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रारंभिक विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। क्लियर, तो ये आपने पता चला कि जॉर्ज लेमन थियरी की थियरी है बिग बैंग थियरी। ठीक है, प्रमुख तथ्य है कि वैज्ञानिक एडविन हब्बल के अनुसार ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, अर्थात आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। आज भी आकाशगंगा फैल रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। तो अब ब्रह्मांड बन गया भैया, गैलेक्सी का निर्माण हो गया। अब आया अपना सौरमंडल। अब सौरमंडल कैसे बनेगा, ब्रह्मांड बना आपका, तो ये सब आपको बीए में ही पढ़ना है। मतलब अभी दूसरा अगला चैप्टर आपका आ चुका है। थोड़ा सा इसको मैं क्वालिटी थोड़ा सा और चेहरा थोड़ा सा और गुरहार कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। अब दोस्तों समझने का प्रयास करें, सौरमंडल क्या है। ब्रह्मांड, सौरमंडल जहां पर सूर्य जो है जिसका प्रधान ग्रह है, और उसके चारों तरफ जो है आकाशीय पिंड जो है वो घूमते रहते हैं। सौरमंडल दोस्तों देखिए, सूर्य और उसके चारों ओर, सूर्य और उसके चारों ओर परिकल्पना करने वाले ग्रहों, उपग्रहों और बौनों ग्रहों,
क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों, धूमकेतु तथा अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सौरमंडल ये है। सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी है, एक मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, तो उसी दुग्ध मेखला मंदाकिनी में सौरमंडल है। ठीक है, तो मिल्की वे आकाशगंगा है, सौरमंडल उसी का एक छोटा सा भाग है अपना सौरमंडल, दुग्ध मेखला मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है, उसी गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है सौरमंडल। उस सौरमंडल का में जो प्रधान ग्रह है वह सूर्य है, उसी सूर्य का चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह इस समय। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। प्लेटो ग्रह जो है वो छोटा ग्रह है, वो क्षुद्र ग्रह हो चुका है। ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो सौरमंडल, ये सौरमंडल का चित्र मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं तो इसका केंद्र क्या है, सूर्य है सौरमंडल का। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सौरमंडल का चित्र कुछ आप देखिए दोस्तों, सौरमंडल में यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा होगा सौरमंडल के चित्र में यहाँ पर सूर्य है। अब ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक जो है ये सूर्य है, सबसे बड़ा तारा है ये। ठीक है, ये ग्रह नहीं है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सूर्य सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। इसी के किनारे किनारे सूर्य जो है ये इसके किनारे किनारे घूमता है। अब ऐसे ही परिकल्पना दूसरा ग्रह आता है आपका शुक्र। ठीक है, बुध शुक्र ये यहां से जाएगा, फिर इस तरीके से दूसरा अगला आएगा आपके पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला नीला देखो दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे सूर्य से नजदीक कौन है, बुध है, तो बुध अपना चक्कर सबसे पहले पूर्ण करता है। ठीक है, सबसे जितना दूर हो जाएगा उतना दूरी में सबसे ज्यादा चक्कर टाइम लगेगा। तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ये मंगल है। ठीक है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, तो ये आपके 4 ये ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह, और ये 4 बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4। ठीक है, क्लियर। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहने कहा जाता है, इसको मार्स कहा जाता है, मंगल ग्रह को। मंगल मिशन भी मंगल पर लोग जो है यहाँ से पृथ्वी से मंगल जाने की लिए बहुत सारे लोग हैं, और यहीं पे पृथ्वी को चंद्रमा भी ऐसे चारों तरफ से जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, जबकि ये 8 ग्रह है। एक ग्रह और था जिसको कहते बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, यहीं पर है, जो प्लूटो के नाम से मशहूर था पहले, अब इसको हटा दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि यह एक प्रकार से कभी वरुण के रास्ते में आ जाता था, कभी वरुण के रास्ते में, यानी कि ये एक प्रकार से अपना रास्ता बदल देता था। इसीलिए ग्रह कौन होते हैं, जो अपने नियत स्थान पर नियत समय में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। जैसे पृथ्वी है अपनी, अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी ऐसे से घूमती है, ये पृथ्वी हमारी ये, ठीक है, ये अपने अक्ष पर भी ऐसे से घूम रही है, साथ ही साथ में ये सूर्य का चक्कर भी ऐसे से लगा रही है। ठीक है, तो ये एक निश्चित क्रम में लगा रही है, जैसे 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य भगवान का ऐसे एक परिक्रमा करती है। ठीक है, और ये जो अपने अक्ष पर घूमती है, ये एक प्रकार से 24 घंटे में एक बार ऐसे घूम लेती है। इसीलिए दिन रात, जब ऐसे ऐसे घूमती है तो दिन और रात होता है इससे, और पृथ्वी जब ऐसे ऐसे घूमती है दोस्तों, ये वाला, ये दोनों प्रक्रिया चलती है, परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों चलता है। ये इस वाले से दिन और रात, इस वाले से क्या होता है, इस वाले से मौसम बदलते हैं, इस वाले परिक्रमा से मौसम बदलते हैं, इस वाले से। ठीक है, और इस वाले से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। सूर्य यहाँ पर रुका हुआ है, अब यहाँ पर ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, सूर्य का जहां जहां पृथ्वी घूम रही है वहीं वहीं पर सूर्य उदय होता जा रहा है, उदय होता जा रहा है, उदय होता जा रहा है, और जहां जहां से घूम रहा है वहां पर अस्त होता जा रहा है, यानी कि कहीं पर अस्त होगा, कहीं पर उदय होगा। सूर्य कभी भी उदय अस्त नहीं होता है। ठीक है, सूर्य इकट्ठा अपना रुका हुआ है, सूर्य भी चक्कर लगाता है, एक पर्वत है उसका। क्लियर, ये बात आप ध्यान, बाद में पता चला, शुरुआत में नहीं पता चला था। तो इस तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्लियर, तो ये रहा सौरमंडल का चित्र जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां पर चीजों को, सूर्य क्या है इसको समझते हैं। अब देखिए, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सौरमंडल का प्रधान ग्रह है। देखिए, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे गर्म और सबसे महत्वपूर्ण एक तारा है, ग्रह नहीं है सूर्य, सॉरी। ठीक है, यह एक मध्यम आकार का तारा है। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है, 13.92 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। व्यास माने क्या होता है, यानी कि इसका व्यास, यानी ये अगर सूर्य इतना गोलाई में है तो इसकी पूरी की पूरी लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को व्यास कहते हैं। 13.92 लाख किलोमीटर अगर आप जाएंगे, दूरी तय करेंगे, तो सूर्य के इस पार से इस पार निकल पाएंगे। हालांकि जा भी नहीं पाएंगे, जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसका तापमान कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस इसका पृष्ठ का यानी बाहर का तापमान है। अंदर का और केंद्र पर लगभग में
1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके अंदर का है। ठीक है, अनुमानतः कह सकते हैं इसकी तापमान। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम यहां पर ज्यादा मात्रा में है। सूर्य मुख्यतया दोस्तों किससे, सूर्य मुख्यतया हाइड्रोजन यानी 74% हाइड्रोजन से और 24% हीलियम, इन दो गैसों से सूर्य बना हुआ है। ठीक है, यहां पर सूर्य के बारे में आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चीजों को जानने का। अब सूर्य के बारे में समझिए, सूर्य की संरचना। सूर्य ये है, सूर्य का दोस्तों जो केंद्र भाग होता है उसको कोर कहते हैं, जो अंदर वाला भाग है ये वाला। ठीक है, ये वाला भाग कोर कहलाता है। उसके बाद फिर विकिरण वाला क्षेत्र आता है जो इसका चमक है ये। ठीक है, फिर संवहन क्षेत्र इसका आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। फिर उसके बाद में प्रकाश मंडल आपका आ जाता है, फिर क्रोमोस्फीयर आता है, और फिर बाह्य मंडल आता है जो सूर्य का जो किनारे वाला सबसे ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना, कोरोना वायरस कुछ इस तरीके से ही था। कोरोना वायरस की शेप अगर देखें दोस्तों, तो कोरोना वायरस का शेप कैसे था, कुछ इस तरीके से ही शेप था, यानी कि यहाँ पर किनारे किनारे इस तरीके से कोरोना वायरस था, यानी इसका बाहरी एरिया। तो बाहरी एरिया को कोरोना इसका पहले से कहा जाता था। इसी कोरोना के नाम पर कोरोना वायरस का नाम किया गया है। ठीक है, कोविड-19 तो अलग बात है, कोरोना वायरस इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोरोना की जैसे दिखता था। सूर्य का जो बाहरी लेयर है, ये वाली लेयर दोस्तों, जो इसके ऊपर जो दिखाई पड़े ये वाली, इसी को कोरोना कहा जाता है। तो इसी कोरोना को ही एक प्रकार से कोरोना वायरस के नाम से बताया गया था। ये सूर्य का थोड़ा सा आपने समझ लिया। सूर्य का महत्व ये है दोस्तों कि पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है ये, पृथ्वी पर तापमान नियंत्रित रहता है, पृथ्वी को ऊर्जा देता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सौरमंडल का, प्रकाश और उष्मा देता है, वह ऋतुओं के निर्माण में सहायता करता है, गर्मी ठंडी सब सूर्य की वजह से ही होती है, दिन और रात की अवधि निर्धारित करता है, संपूर्ण सौरमंडल को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपना चक्कर लगाने के लिए बाध्य रखता है। कौन, सूर्य। सूर्य के द्वारा ही चक्कर लगाते हैं पृथ्वी, और मतलब सब कुछ इसके मतलब आठों के आठों ग्रह जो होते हैं इसके चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इसके पास इतनी पावर है। अब चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं, पूरे के पूरे सौरमंडल को एक नजर में हम देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह है, उनकी क्या क्वालिटी है, सब कुछ जानते हैं। देखिए, सबसे पहला बुध। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है। ठीक है, कितना नजदीक है, 57.9 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर की बात हो रही, छोटे मोटे किलोमीटर की बात नहीं हो रही। सूर्य से दूरी कितनी है, 57.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर बुध है सूर्य से। ठीक है, 88 दिन में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है इसको, यानी पृथ्वी को 365 दिन लगता है और इसको लगता है दोस्तों 88 दिन। यानी यहाँ पर अगर बुध पर हम लोग होते तो 88 दिन का एक साल होता। ठीक है, घूर्णन काल जो अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूर्णन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये बुध है, तो बुध ये अपने अक्ष पर घूमता है, ये यानी एक बार यहां से घूमने में यही चीज, फिर यही चीज घूमने में, यहीं पर आने में एक, इसमें कितना समय लगता है, इसमें लगता है दोस्तों 58.6 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको बुध को एक बार अपने अक्ष पर घूमने में बहुत धीरे धीरे घूमता है, और 88 दिन लगता है इसको एक परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा की इस तरीके से, ये बीच में मान लेते सूर्य है, इसको घूमने में इसको कितना दिन का समय लगता है, 88 दिन का समय लगता है। तो ऐसे ही परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमा यानी कि सूर्य के चक्कर लगाना सूर्य को चारों तरफ से। ठीक है, तो ये बुध के बारे में बता रहा हूं। विशेषता बुध की ये है दोस्तों कि सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ही है। ठीक है, जीवन संभव यहां पर नहीं है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये सूर्य से दूरी इसकी है 108.2 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसकी परिक्रमण काल दोस्तों है ये एक मतलब कि ये 225 दिन लगाता है एक परिक्रमा करने में सूर्य के, सूर्य को चारों तरफ से घूमने में ये लगाता है 225 दिन का समय। यानी अगर हम लोग शुक्र पर होते 225 दिन मतलब कि 225 जो है दिन का एक साल होता। ठीक है, घूर्णन काल इसका क्या है दोस्तों, 243 दिन का प्रतिगामी घूर्णन करता है ये। ठीक है, प्रतिगामी मतलब ये उल्टा घूमता है। शुक्र हो गया और एक और है आपका, क्या नाम है इसका, अरुण, ये दूसरी दिशा में घूमते हैं, बाकी सब ग्रह दूसरी दिशा में घूमते हैं। ठीक है, 243 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों कौन सा है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अब आप कहेंगे जब सूर्य के सबसे नजदीक बुध है दोस्त भैया गुरुजी, तो फिर शुक्र का ही इतना गर्म है। शुक्र इसलिए गर्म है क्योंकि शुक्र दोस्तों
यहाँ पर एक प्रकार से अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है, उष्मा की अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, देखिए अगला है पृथ्वी। पृथ्वी की अगर बात किया, आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के बारे में, आगे चल करके हम और विस्तार से समझेंगे। फिर भी 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से। परिक्रमण काल है, ठीक है, 365 दिन में एक पूरी परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य की, इसीलिए 365 दिन का एक साल होता है। ठीक है, मौसम बदलता है इसी वजह से। 24 घंटे में दोस्तों जो काम ये सब बहुत दिनों में लगाते हैं घूमने में अपने अक्ष पर, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर, मतलब अपना एक घूर्णन कर लेती है, अपने अक्ष पर घूम लेती है 24 घंटे में, इसलिए 24 घंटे का यहाँ पर दिन होता है। जीवन के लिए उपयुक्त एकमात्र ग्रह है यही पृथ्वी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखें दोस्तों, मंगल ग्रह। मंगल की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से लाल ग्रह कहा जाता है। 227.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से इसकी। 687 दिन लगता है इसको एक परिक्रमा करने में सूर्य की। 24.6 घंटे लगता है इसको घूर्णन काल इसका, यानी कि लगभग में पृथ्वी के बराबर के आसपास। लाल ग्रह कहा जाता है। जल और जीवन की संभावना मंगल पर है, इसीलिए लगातार मंगल पर दोस्तों यान भेजे जा रहे हैं। विभिन्न देशों के द्वारा मंगल पर यान भेजे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति की अगर बात की जाए तो बृहस्पति 778.5 किलोमीटर, 77.5 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। जो ग्रह यहाँ पहले है सबसे नजदीक वो है। जैसे जैसे आप नीचे दूरी से बढ़ते जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। परिक्रमा कितने देर में? 11.86 वर्ष में, यानी कि 11 साल, 11.5 साल के ऊपर लगता है एक परिक्रमा सूर्य की पूरा करने में, चूंकि बहुत दूरी पर है सूर्य से। 9.9 घंटे में अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर लेता है ये। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। शनि की अगर बात की जाए दोस्तों तो शनि जो है अगला ग्रह है शनि। शनि की दूरी सूर्य से 1433.5 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूर है यह ग्रह स्थित शनि, ठीक है। 29.46 वर्ष लगता है इसको एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य की। 10.7 घंटे का समय लगता है इसको अपने अक्ष पर घूमने में। सुंदर वलयों यानी रिंग वाला एकमात्र ग्रह, इसके चारों तरफ जो है विशेष गैसों की एक जो है या धूल की कुछ ऐसी एक वलय है, ठीक है, एक छल्ला बना है। 7वां ग्रह दोस्तों अरुण। अरुण की अगर बात किए तो ये ऐसा कुछ दिखता है अरुण, ठीक है, और 2872.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से अरुण की, ठीक है। 84 साल लगते हैं इसको, 84 साल लगता है दोस्तों एक परिक्रमा पूरी करने में, ठीक है। 17.2 घंटे इसका घूर्णन है, यानी अपने अक्ष पर घूमता है, उल्टा घूमता है। ये हरा नीला ग्रह है, बहुत ठंडा ग्रह है दोस्तों। अरुण जो है हरा और नीला ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह ये है, ठीक है। और अगला है आपका 8 नंबर पर कौन है दोस्तों? 8 नंबर पर है वरुण नाम का ग्रह। वरुण की अगर बात की जाए तो ये लास्ट ग्रह है। 4495.1 किलोमीटर, 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से इसकी। सबसे अधिक सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है? वरुण नाम का ग्रह दूर है। 164.8 साल लगता है इसको एक परिक्रमा सूर्य की पूरी करने में, ठीक है। 16.1 घंटे में अपने अक्ष पर एक जो है घूर्णन कर लेता है। सबसे दूर स्थित है ग्रह सूर्य से। तो इस तरीके से सौर मंडल के बारे में आपने एक मोटी मोटा जानकारी ग्रहण कर ली कि कौन से ग्रह के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, ग्रह तो आपने समझ लिया क्या होते हैं। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपने बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास किया। आगे चीजों को देखते हैं दोस्तों। अब उपग्रह क्या है? सैटेलाइट्स, वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक उपग्रह, जैसे चंद्रमा दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। ये पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, आप जानते होंगे चंद्रमा को, रात्रि में आपने देखा होगा। और कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जैसे कि जो मनुष्य के द्वारा भेजे गए जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, या मंगल पर भेजे गए मंगल का चक्कर लगाते हैं। तो मनुष्य के द्वारा यहाँ से भेजे गए कुछ ऐसे पिंड होते कैमरा वगैरह लगा करके, ताकि वो घूमते रहे और वहां के बारे में जानकारी देते रहे। तो कृत्रिम उपग्रह होते, उसी को आर्टिफिशियल उपग्रह कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल उपग्रह कहते हैं उसी को। हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा हमें प्रकाश नहीं देता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, यानी चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है।
सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर आता है, इसलिए चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और चंद्रमा ऐसे ही है, लेकिन इस पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती तो ये छोटा सा हो जाता है, परिवार, द्वितीया, तीज इस तरीके से बढ़ता रहता है, और पूर्णिमासी के दिन ये जो है, अमावस्या के दिन पूरा बड़ा सा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और जानकारी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की? 3,84,400 किलोमीटर। व्यास इसका कितना है? 3,474 किलोमीटर व्यास है चंद्रमा का। परिक्रमा काल 27.3 दिन लगता है इसको परिक्रमा करने। घूर्णन काल चंद्रमा का 27.3 दिन। ठीक है, ज्वार भाटा के निर्माण में सहायक, रात्रि में प्रकाश प्रदान करता है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर रखता है। कौन? चंद्रमा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कि सूर्य एक तारा है, ग्रहों की संख्या 8 है, बौना ग्रह प्लूटो है, अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है। 2006 के बाद में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात है। और सौरमंडल रेखा को आकाश गंगा का एक भाग है सौरमंडल। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के विभिन्न सिद्धांत जो हैं वो दिए गए हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का परिचय। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ साथ हुई मानी जाती है। लगभग में आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न पदार्थों से, खासकर गैस से, धूलकण से और चट्टानों के संगठन और आपसी गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख सिद्धांतों में निहारिका सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत और भी तमाम सारे सिद्धांत हैं, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। निहारिका से सौरमंडल कैसे बना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पहले दो सिद्धांतों को हम समझते हैं। पहला सिद्धांत है दोस्तों आपका निहारिका सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, निहारिका सिद्धांत की अगर बात की है दोस्तों, तो इस सिद्धांत की स्थापना इमैनुअल कांट और लैपलास द्वारा की गई थी। इमैनुअल कांट और लैपलास बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, स्क्रीन पर अच्छा दिखाई पड़ेगा। इनके अनुसार प्रारंभ में गैस और धूल का एक विशाल बादल यानी निहारिका था। क्या था? ये कहते हैं लैपलास और इमैनुअल कांट की प्रारंभ में क्या हुआ कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई बिग बैंग के द्वारा, फिर उसके बाद में एक गैस और धूल का एक विशाल बादल जो था वो था, उसी को इन्होंने निहारिका कहा। ठीक है, इन्होंने उसको क्या कहा दोस्तों? निहारिका कहा। अब क्या हुआ कि यह बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या था? सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। क्या करने लगा? गुरुत्वाकर्षण हुआ। ये बादल जो फैला हुआ था, जो निहारिका में बदला हुआ था, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ने लगा, और जब सिकुड़ने लगा तो तेजी से सिकुड़ने के साथ साथ ये घूमने लगा। अब जब ये घूमने लगा दोस्तों, तो घूमने की वजह से यह एक चक्र जैसा बन गया, चक्राकार चपटा हो गया ये निहारिका। ठीक है, इस तरीके से जिसके मध्य भाग में अधिक द्रव्य संकुचित हो गया। अब जब मध्य भाग में द्रव्यमान ज्यादा संकुचित हो गया, तो वहीं पर ज्यादा ऊर्जा हुई, हीलियम और हाइड्रोजन ज्यादा इकट्ठा हुआ, वहीं पर सूर्य का निर्माण हो गया केंद्र में, और जो शेष चीजें बची वो भी घूमने लगी धीरे धीरे, तो वो एक प्रकार से अलग अलग ग्रहों के रूप में बनती चली गई। तो शेष द्रव्य से चक्र के विभिन्न विभागों में वलय बने, जो आगे चल करके ठंडे होकर के ग्रहों में परिवर्तित हो गई। और जिस तरीके से घूमता रहा, वो घूम रहा था, उस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, जैसे जैसे चीजें घूम रही थी उससे उससे क्या चीजें हुई, एक वलय बनता गया, और इस तरीके से वो ठंडा हो गया, बाद में ग्रह बन गया, और जिस राउंड में घूम रहा था उसी राउंड में घूमता रहा। और आज भी देखते इसी इसका प्रमाण ये है कि आज भी ग्रह जो है वो घूम ही रहे हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी भी इन्हीं वलयों से बनी, और इस तरीके सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति एक साथ मान सकते हैं कि जैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई वैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर? अब यहाँ पर दूसरा सिद्धांत आप देखेंगे, निहारिका से सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को समझे। पहले क्या था, ये एक प्रकार से दोस्तों क्या था, ये विशाल गैस और धूल का एक बादल था, जिसको हम निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो ये निहारिका था, इसमें बहुत सारी गैसें थी, बहुत सारे धूल का बादल, बहुत विशाल बादल था ब्रह्मांड में। फिर हुआ दूसरी प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया में हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की वजह से बादल सिकुड़ने लगे और चक्राकार ये घूमने लगे, बादल और धूल की गड़ी। कुछ इस तरीके से क्या हुआ, बीच का इलाका में ज्यादा द्रव्यमान इकट्ठा हो गया, यहाँ पर खूब लाल कण और हाइड्रोजन हीलियम का संगठन बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला, और इसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे चीजें घूमने लगी। अब जब ये घुमाव आप देख रहे हैं, ऐसे से घूमने लगी, तो यहाँ पर चीजें धीरे धीरे करके ये काम लगातार चलता रहा। फिर इसके बाद में हुआ क्या,
मध्य भाग में द्रव्यमान अधिक संकुचित होकर के सूर्य बना, जैसे यहाँ पर सूर्य बन गया, ठीक है। और शेष द्रव्य से चक्राकार वलय में ग्रहों का निर्माण हुआ, तमाम प्रकार के ग्रह ऐसे ऐसे घूमने लगे और तमाम प्रकार के ग्रह अन्य अन्य क्षेत्रों में बनते चले गए। आगे चल करके छोटे पिंड आपस में टकरा करके बड़े हुए और ग्रह बन गए। ग्रहों से टूटे हुए चीज उपग्रह बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। इस प्रकार सौरमंडल का निर्माण होकर के सामने आया और इस तरीके से हमारा सौरमंडल ये आकर के सामने आकर के बन गया, ठीक है। ये था दोस्तों सौरमंडल बनने की प्रक्रिया को लेकर के निहारिका सिद्धांत, जिसको दिया था इमैनुअल कांट और लैपलास नाम के विद्वान ने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत, टिडल थियरी कहा जाता है इसको, ज्वारीय परिकल्पना के सिद्धांत को दोस्तों टिडल थियरी। ये क्या है? इस सिद्धांत की स्थापना जे जी ज्वाइस और हेरोल्ड जेफ्रीज नाम के विद्वान ने की थी, ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना, इनके अनुसार सूर्य के पास कोई अन्य तारा गुजरा, सूर्य के पास, सूर्य पहले था, सूर्य के पास से कोई अन्य तारा गुजरा, पृथ्वी की उत्पत्ति को ध्यान में रख करके सिद्धांत तैयार किया गया। सूर्य था, सूर्य के पास से एक तारा गुजरा बड़ा सा, उसी के जैसा। उस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण से सूर्य के एक भाग से प्रचंड ज्वार यानी उभार निकला और उस तारे से भी उभार निकला, और दोनों के कुछ के बाहरी जो बने उस तारे के बन गए, जो सूर्य से निकले पृथ्वी वो शुक्रिय बन गए। यह ज्वारीय उभार ठंडा होकर के छोटे छोटे पिंडों में टूट गया, जो ग्रह बने। ये पिंड आगे चल करके ग्रह बने और इनमें से एक पिंड पृथ्वी बन गया, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रह सूर्य से अलग होकर के ही बने हैं, ऐसा बताया गया, ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा। क्लियर? तो ये था दोस्तों इस सिद्धांत ने ज्वारीय सिद्धांत। आप दोनों की तुलना, निहारिका और ज्वारीय परिकल्पना की तुलना करते हैं। देखिए, प्रतिपादक इमैनुअल कांट और लैपलास, जेबी ज्वाइस और हेरोल्ड जेफ्रीज। मूलाधार गैस और धूल के विशाल बादल निहारिका से सौरमंडल बना। इन्होंने कहा कि सूर्य के पास से गुजरने वाले तारे के कारण से सूर्य से द्रव्यमान निकला और उसी से द्रव्य निकल करके ग्रह बने। प्रक्रिया, बादल का सिकुड़ना, चक्राकार घूमना, सूर्य का निर्माण, वलयों का ठंडा होना, फिर ग्रह बना। इसमें है कि सूर्य से ज्वारीय उभार निकला, उभार के टूटने से पिंड बना, पिंडों से फिर ग्रह बना, और ग्रहों से, उन्हीं पिंडों से ग्रह उपग्रह सब बनते चले गए, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ? ग्रहों की उत्पत्ति हुई। सूर्य के मतलब ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, सूर्य के चारों ओर बने वलयों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, निहारिका सिद्धांत कहता है। ज्वारीय सिद्धांत कहता है कि सूर्य से अलग हुए द्रव्य के पिंडों से बना है, ठीक है। पांचवा सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति, इन्हीं वलयों से संघनन से पृथ्वी बनी, ऐसा कहा निहारिका सिद्धांत के द्वारा। ज्वारीय सिद्धांत कहता है कि सूर्य से निकले ज्वारीय उभार के पिंड से पृथ्वी बनी, ठीक है। निहारिका सिद्धांत, यह सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक तथ्यों के अनुरूप है। निहारिका परिकल्पना, यह सिद्धांत अब अधिक मान्य नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ज्वारीय सिद्धांत उतना मान्य नहीं जितना सिद्धांत निहारिका मान्य है। निहारिका सिद्धांत वर्तमान में मान्य है, ठीक है। वर्तमान में निहारिका सिद्धांत को ही पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत माना जाता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कुछ आधुनिक सिद्धांत, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आधुनिक सिद्धांतों की बात की है दोस्तों, जो है विज्ञान के विकास के साथ साथ पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए कई आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक सरसरी नजर के रूप में हम चीजों को समझेंगे, जैसे कि पहला है ग्रहाणु सिद्धांत, ठीक है, पोटेंशियल थियरी जिसको आप कह सकते हैं। ग्रहाणु सिद्धांत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो प्रोफेसर चेम्बरलिन और मोल्टन नाम के विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया 1905 ईस्वी में, और कहा कि सूर्य के पास से एक तारा निकला, जिसके कारण से सूर्य के चारों ओर घूम रहे पदार्थों की एक अंगूठी यानी रिंग बन गई, और इस अंगूठी के कण आपस में टकरा करके बड़े बड़े पिंडों में बदल गए, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया, पोटेंशियल, ठीक है, पोटिसिमल्स कहा गया, ठीक है। और इन ग्रहाणुओं के आपस में टकराने और संगठन से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहों में से एक बनी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, इसी चीज को थोड़ा सा आप चित्र के माध्यम से समझे। ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में चेम्बरलिन और मोल्टन ने जो बताया वो क्या था, इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से इन चीजों को जानने का प्रयास करें। कैसे बना हमारा पृथ्वी, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि सूर्य जो था, ये सूर्य था पहले से, सूर्य के पास से एक तारा निकला और पदार्थों की अंगूठी बन गई, ठीक है। जैसे सूर्य के पास से एक तारा निकला और पदार्थों की क्या बन गई, अंगूठी बन गई, एक छल्ला टाइप का बन गया। अंगूठी के कण आपस में टकराए और एक बड़े पिंड यानी ग्रहाणु बने। जब अंगूठी के यानी कि जो छल्ला बना, उसी छल्ला के आपस में पिंड टकराते रहे और इससे ग्रहाणु का, तमाम ग्रहणों ने पिंड बने, ठीक है। ग्रहाणु यानी पिंडों के आपस में टकराने से बड़े जो है बड़े पिंड बने, यानी छोटे छोटे पिंड बने, बड़े पिंड बने। तो इस तरीके से बीच वाला चीज यही रहेगा, सूर्य रह गया,
और उसके आपस में जो रिंग, जो एक छल्ला बन गया था, उसी छल्ले से तमाम सारे टूट टूट करके बनते रहे। आगे चल करके यही पिंड ग्रह बने और पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसा बताया जाता है। हालांकि सारे सिद्धांत में ये चीजें बताई गई और वैज्ञानिकता के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इस समय ना कोई था ना उसका कोई तथ्य प्रमाणिक हो पाता है, बस केवल हम इसमें एज्यूम ही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिद्धांत आता है आधुनिक सिद्धांतों में दोस्तों। दूसरा सिद्धांत है धूलकण या अधिवृद्धि सिद्धांत, जिसको आप कह सकते हैं एक्रेशन थ्योरी। अधिवृद्धि सिद्धांत की बताएं तो यह सिद्धांत जेफ्रीज ने 1929 से द्वारा दिया था। सौर निहारिका के छोटे छोटे धूल कण, गैसीय कण आपस में चिपक करके बड़े कणों में बदलते गए, इस प्रक्रिया को अधिवृद्धि कहते हैं। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए तथा इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण से अन्य कण इनकी ओर आकर्षित होते गए। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते ये पिंड ग्रहों में परिवर्तित हो गए, जिनसे एक पृथ्वी का निर्माण हो। जैसे छोटे छोटे धूल के कण और गैसीय कण ये आपस में थे, ठीक है, ब्रह्मांड में। फिर क्या हुआ, यही कण आपस में चिपक चिपक करके बड़े कण बन गए, कोई और बड़ा कोई छोटा, इस तरीके से बनते गए। अब यही कण और आपस में जुड़ गए तो और बड़े बड़े पिंड बन गए इस तरीके से, और फिर जब तमाम सारे पिंड बन गए तो यही पिंड को और बड़े बड़े होकर के ग्रह बन गए, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। ऐसा अतिवृद्धि का सिद्धांत कहता है कि छोटे छोटे कण बड़े बड़े कणों में बन बन करके चीजें गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है आधुनिक और निहारिका सिद्धांत, मॉडर्न सोलर नेबुलर थ्योरी। ठीक है, यह आधुनिक मतलब कि आधुनिक निहारिका सिद्धांत है। आधुनिक सौर निहारिका सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, जिसे कार्ल सैगन और ऑटो, इन सभी का समर्थन प्राप्त हुआ है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने से बीच का भाग घना हो गया और गर्म होकर के सूर्य बना। ठीक है, जब बादल मतलब कि एक गैस और धूल का विशाल बादल था, सौर निहारिका जिसको कहा इन्होंने, ये बहुत फैला हुआ था, धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगा और सिकुड़ करके इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ करके चक्राकार चपटा घूर्णन कार्य बन गया। फिर क्या हुआ, बीच में सूर्य बन गया और चारों ओर धूल कण का चक्र एक बन गया और इस तरीके से घूमने लगा ये। ठीक है, धूल कण आपस में चिपक करके बड़े बड़े पिंड बनने लगे धीरे धीरे करके। ठीक है, घूमते घूमते, और पिंडों के बढ़ने से ग्रह बने, ग्रहों में पृथ्वी भी आपका बन गया। इस तरीके से सौर मंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ कि इस समय इस चक्र में उपस्थित धूल कण आपस में चिपक करके बड़े पिंड बने, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से पृथ्वी भी अपनी बन जाती है। तो ये कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा और चीजों को देखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति एक दीर्घकालिक क्रमिक प्रक्रिया है, लंबे समय की प्रक्रिया, एक दिन में नहीं बना दोस्तों। ठीक है, यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि अनेक वैज्ञानिकों पर आधारित है। उल्कापिंड, चंद्रमा की चट्टानें, रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स आदि से यह सिद्धांत जो है साबित होता है। और यह सिद्धांत दोस्तों कहीं ना कहीं पे किसी एक सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको बता पाना मुश्किल काम है। हालांकि जो यहाँ पर बताया गया इसको आप समझिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पृथ्वी की आयु लगभग में 4.5 अरब वर्ष है, ये 4.6 या 4.54 अरब वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसतन 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सौरमंडल के आंतरिक स्थलीय ग्रहों में से एक है। आधुनिक सौर निहारिका सिद्धांत आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो सिद्धांत ये आपका ये सौर निहारिका सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण यही माना जाता है। इसी के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति हुई है, तो सौर मंडल की ये सिद्धांत ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन किया गया। जो पहले का निहारिका सिद्धांत मैंने बताया था, पहला वाला, उससे कुछ इसमें बेटर आया चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिद्धांत मान्य होता है। अब बाकी अगला जो चैप्टर मतलब कि अगला वीडियो में हम इन चीजों को चर्चा करेंगे, इसमें हम वैज्ञानिक कालमापी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों तमाम सारी चीजों के बारे में। तो अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इसको कह पाना मुश्किल है, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर उसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे, यानी कि आपका यूनिट नंबर 1 का दूसरा चैप्टर, मतलब जिसमें हम दूसरे चैप्टर में दूसरी क्लास जो होगी यूनिट नंबर 1, तो क्लास 2। अब क्लास 2 में हम जो है चर्चा करेंगे इसके बचे हुए भाग के बारे में। आपको अगर हमारे पीडीएफ से जुड़ना है, पीडीएफ क्लास लेनी, 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा सभी यूनिट के। ठीक है, 8 इकाइयों के आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स विथ आंसर सीट के साथ, और विथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट, अतिलघुत्तरे लघुत्तरे दीर्घोत्तरे का मॉडल पेपर विथ आंसर सीट। इसके अलावा पिछले कई वर्षों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे। आपको किताब या सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस पे भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मात्र और मात्र फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा,
इसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको 100 रुपए भेज देने हैं। या 100 रुपए फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त से भी जमा करवा सकते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो बड़े हैं वो भी फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आप ही जमा कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कोई बात नहीं, लेकिन जिस नंबर से आप जुड़े कोशिश करें कि आपके पास अगर फोन है तो अपने नंबर से ही जुड़े, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो आप पढ़ते रहें आराम से। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास जब होगी तो उसकी लिंक भी मिलती रहेगी। जो पिछले वीडियोस है हमारी प्लेलिस्ट की लिंक उसकी मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस दोस्तों यहाँ पर कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस वैसे तो 200 रुपए होती है, लेकिन अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है। 200 रुपए नहीं, मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा और पूरा सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपके लिए 150 रुपए में 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। 1 साल तक आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। जैसे आपका जियोग्राफी का तो मिलेगा सभी यूनिट का नोट्स, ठीक है, और पिछले साल के पेपर, साथ ही साथ में आपको पॉलिटिकल साइंस भी इसके साथ होगा, या हिस्ट्री है, या एंशिएंट हिस्ट्री है, या हिंदी है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट आपका है को करिकुलर वाला सब्जेक्ट में फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ है, तो उन सभी की पूरी तैयारी आपको मात्र और मात्र इसी पैसे में हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर केवल यानी 6 महीने पर पेपर होगा आपका, तो उसकी फीस 100 रुपए है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बाद फिर सेकंड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो सेकंड सेमेस्टर का फीस आपको फिर नहीं जमा करना पड़ेगा। जब आप 150 रुपए जमा करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बाद में तुरंत आपको सेकंड सेमेस्टर वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो वहां पर आपको सेकंड का भी मिल जाएगा पूरा 6 महीने, यानी कि पूरा 1 साल तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। आप किताब खरीदेंगे तो एक किताब का दाम 150-200 रुपए हो जाता है एक सब्जेक्ट का। 4-5 सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे को करिकुलर के साथ में, तो आपका एक सब्जेक्ट के 300-400 रुपए किताब आती है, तो आपके बहुत पैसे किताब में खर्च हो जाते हैं और जो है सीरीज लेने में खर्च हो जाते हैं। और वही चीज जब आप हमसे पढ़ते हैं तो मात्र 150 रुपए में 1 साल तक आपको सभी सब्जेक्ट का मिलता है, को करिकुलर के साथ पिछले कई सालों के विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलते हैं। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, चाहे आप जो है बिहार के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी लोग पढ़ सकते हैं। जैसे आपने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका और हो गया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू, जेएनयू, एयू, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय दोस्तों, जैसे कि चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको चीजें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और बहुत ही बेटर अंदाज में मैंने आपको चीजों को पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, इस तरीके से आप 99840639 पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा और आपको जोड़ दिया जाएगा। सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, और गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा, एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। मात्र और मात्र 100 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा, पूरा सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर के लिए मात्र 150 रुपए ऑफर में चल रहा है अभी। जिन बच्चों को जुड़ा तुरंत एसएमएस करके जुड़ जाए, देर मत कीजिए। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और बीए कर, उन सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हैंड रिटन नोट्स आपको पूरा यूनिट का मिल जाएगा। धन्यवाद।